Hello students, welcome to the digital learning portal of Capital Classes. Today we are going to start with a poem and the title of the poem is Ecology. The poem is written by A.K. Ramanujan. तो दोस्तों किसी भी पोएम को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उसके टाइटल के ऊपर थोड़ा हम सोचेंगे कि यह टाइटल हमें क्या सजेस्ट करना चाहता है। तो आपके सामने ये जो इमेज रखी है इकोलॉजी, बेसिकली इकोलॉजी का डिक्शनरी मीनिंग होता है परिस्थिति की, यानी जिस परिस्थिति में एक सजीव दूसरे सजीव के साथ और अन्य सजीवों के साथ तालमेल बनाता है, इसका अभ्यास करने का शास्त्र यानी इकोलॉजी। और बड़े ही बेसिक मीनिंग में अगर आपको बताना हो इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी का ये मतलब है सजीव घटक अन्य सजीवों के साथ और निर्जीव घटकों के साथ किस तरीके से तालमेल बनाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो इकोलॉजी है। जब हम पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि एक्चुअली इकोलॉजी ये जो वर्ड है वो हमें क्या कहना चाहता है। हर पोएम को पढ़ने का हमारा एक बेसिक तरीका है। सबसे पहले हम पोएम की जो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं, इससे आपकी वोकेबलरी भी एनरिच होती है, न्यू वर्ड्स आपको पता चलते हैं और पोएम को इंटरप्रिट करते समय थोड़ा इजी होता है। तो लेट वी स्टार्ट विद द स्पेलिंग्स। तो दोस्तों हमें एक कॉमन वर्ड पता होता है एंगर यानी गुस्सा, क्रोध। उसी के लिए यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिला है रेज। रेज का मतलब होता है एंगर। बर्स्ट इनटू, फ्रेंड्स ये जो वर्ड है बर्स्ट इनटू, ये पढ़ने जैसा वर्ड है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। जब कोई घटना तीव्रता से होती है, देखिए बर्स्ट का डिक्शनरी मीनिंग भले विस्फोट हो, लेकिन ये वर्ड रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अलग तरीके से यूज होता है। बर्स्ट इनटू के बाद आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो जिससे यह पता चलता है कि कोई घटना तीव्रता से हो रही है। जैसे इस पोएम में लिखा है बर्स्ट इनटू फ्लावर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीव्रता से जो पेड़ है उसके ऊपर फूलों के आने की जो घटना है वो बहुत तेजी से हो गई, एकदम जल्दी जल्दी फूल आ गए। वैसे दोस्तों अगर कोई अचानक से रो पड़ा आपके सामने तो हम कहेंगे बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बर्स्ट इनटू बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई घटना अचानक से बड़े पैमाने में तीव्रता से होती है, उस अर्थ में बर्स्ट इनटू लिया जाता है। अगर किसी ने लिख दिया बर्स्ट इनटू फ्लावर्स, बड़ी तेजी से पेड़ के ऊपर फूल आ गए। किसी ने लिख दिया बर्स्ट इनटू टीयर्स, अचानक से कोई रो पड़ा। ओके, आई होप कि आपको बर्स्ट इनटू वर्ड जो है वो समझ में आया। माइग्रेन, माइग्रेन जो है वो हेडेक यानी सिर दर्द का एक प्रकार है जिसे कहा जाता है अर्धशीर्षी, अर्ध यानी आधा। माइग्रेन का जो पेशेंट होता है उसके सर में आधा सर बहुत ही दुखदायक तरीके से उसमें दर्द होता है, इसलिए उसको अर्धशीर्ष कहते हैं। माइग्रेन मतलब हेडेक है एक तरीके का, जिसमें जो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि मेरे आधे सिर में ज्यादा दर्द हो रहा है, आधा ही सिर दर्द कर रहा है। पोलन, पोलन जो होते हैं दोस्तों परागकण होते हैं। जब कोई फूल खिलता है तो उस फूल के ऊपर जो छोटे छोटे कण होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट में जब पोएम चलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि परागकण कैसे होते हैं। नॉर्मली मधुमक्खी है, कोई बटरफ्लाई है, ये जो है उन पोलेंस को चूसते हैं, उन पोलेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नॉर्मली हवा चलती है, उससे भी किसी फूल के ऊपर का जो परागकण है, पोलन है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। फॉग, फॉग एक कॉमन वर्ड है, कोहरा। सर्दी के मौसम में सुबह सुबह जो कोहरे का मौसम होता है उसे फॉग कहा जाता है। धुम्मस आप उसको कह सकते हैं। फ्रैग्रेंस भी बड़ा कॉमन वर्ड है, खुशबू के लिए, सुगंध के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड आया है शिफ्ट करना। स्पेलिंग के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, SIFT है शिफ्ट। शिफ्ट करना यानी फिल्टर करना, जिसे हम कहते हैं छानना, अलग करना, राइट, फिल्टर करना। ओके। पोरस, पोरस का मतलब होता है छिद्रपूर्ण, मतलब जहां पर होल्स होते हैं उसे पोरस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है फ्लैश। फ्लैश यानी चमक। टेम्पर,
दोस्तों टेम्पर का बेसिक मीनिंग होता है आपका स्वभाव, लेकिन कई बार टेम्पर वर्ड गुस्से के लिए भी यूज किया जाता है। इंग्लिश में कई बार मेरा कहना है कि एक वर्ड का कभी भी एक कॉमन सा एक सिंपल सा मीनिंग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें उसका मीनिंग लेना होता है। मतलब एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं और डिपेंड करता है कि आप उस वर्ड को कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इन इंग्लिश मीनिंग ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। टेम्पर होता है आपका गुस्सा, मतलब इस पोएम में हम यहाँ पे टेम्पर लेंगे गुस्सा। कहीं पे आपको टेम्पर का मीनिंग स्वभाव लेना है आप ले सकते हो। प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल का मतलब होता है शुभ, दैवी, अच्छा शगुन, उसके लिए प्रोविडेंशियल यूज होता है। डॉवर, डॉवर होता है आपका दहेज, उपहार। आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में दहेज प्रथा चलती है, तो उसके लिए यूज क्या होगा, डोवेरी सिस्टम। डोवेरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा और डोवेर यानी दहेज, किसी को भेंट देना, किसी को उपहार देना, उसके लिए डोवेर वर्ड यूज होता है। हम जब किसी पोएम को पढ़ते हैं तो हमारा एक एटीट्यूड है कि सर सेकंड हम स्पेलिंग को जान लेने के बाद सेकंड हम देखेंगे पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों पोएम का सेंट्रल आइडिया बड़ा सिंपल है कि जो नेचर है, नेचर हमें बहुत कुछ देता है। सो अगर नेचर हमें जो देता है कुछ पॉजिटिव चीजें, तो अगर मान लीजिए उसमें साथ कुछ नेगेटिव भी है तो हमें उसके साथ में एडजस्ट करना चाहिए, हमें उसके साथ में एडजस्ट करना चाहिए। यहां पर बात हो रही है ट्रीज की, इस पोएम में चंपक की ट्रीज की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों कोई भी ट्री है उसका अपना अपना एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब अगर कोई पौधा है तो पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, सूर्य प्रकाश मिलेगा तो वो बड़ा होगा, समय आने पर वो खिलेगा, समय आने पर उसके ऊपर फूल आएंगे, फल आएंगे। सो अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं और उनसे अगर कुछ हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेड़ों को काट दें। सिंपल मीनिंग है हमें उनके साथ में एडजस्ट करना चाहिए। अगर हमें पेड़ फल देते हैं, फूल देते हैं, और मान लीजिए कि उन पेड़ों की वजह से जो हमारी गर्मी की मौसम है उसमें उसकी शाखाएं गिर रही है, उसके पत्ते झड़ रहे हैं और नीचे कचरा हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पेड़ों को काट देंगे। हमको उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वह पेड़ हमें बहुत कुछ पॉजिटिव देते हैं, तो थोड़ा बहुत निगेटिव भी हमें उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यही पोएम का सेंट्रल आइडिया है जिसमें एक मदर अपने बेटे को ये कहती है कि भले ही ये जो चंपक का ट्री है इसकी वजह से इसका जो फ्रेग्रेंस आता है, फूल खिलने के बाद जो फ्रेग्रेंस आता है, भले ही मुझे उसकी एलर्जी है, मुझे माइग्रेन हो जाता है, मेरी आंखों से दिखना कम हो जाता है, ठीक है ये सारी चीजें नेगेटिव है, बट वो जो पेड़ है वो तो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस तो करने ही वाला है ना। और वो पेड़ हमें फूल देता है, हमें छांव देता है, तो इसीलिए हमें उसके साथ में एडजस्ट करना होगा, हम उस पेड़ को काट नहीं सकते। तो इस तरीके से ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। और बायोलॉजी इकोलॉजी जो वर्ड है ना उसका बेसिक मीनिंग भी यही है कि जो सजीव होते हैं वो दूसरे सजीवों के साथ और निर्जीवों के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। यही बात एक मदर अपने बेटे को समझा रही है कि भाई तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही उससे माइग्रेन होता होगा लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो इसीलिए हमें उसके साथ में एडजस्ट करना होगा। तो देखो दोस्तों मैंने आपको इकोलॉजी का बेसिक मीनिंग बताया था। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, उसकी एक ब्रांच है कंसर्निंग, जो कंसर्न करती है, ध्यान में लेती है इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, तो जीवों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सजीव दूसरे सजीव के साथ में कैसे इंटरेक्ट करता है, एंड दियर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, और उनका जो बायोफिजिकल एनवायरनमेंट है, उनका जो भौतिक पर्यावरण है उसके बारे में, विच इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें आते हैं आपके बायोटिक यानी सजीव, एबायोटिक यानी निर्जीव। बड़ी सिंपल भाषा में अगर मुझे कहना हो तो सजीव घटक अन्य सजीवों के साथ और निर्जीवों के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसको स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है वो इकोलॉजी है। और पोएम का टाइटल हमें कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा करता है कि भाई हमें एज अ सजीव, एज अ बायोटिक कंपोनेंट दूसरे सजीवों के साथ, दूसरे निर्जीवों के साथ एडजस्टमेंट करना सीखना होगा।
तो दोस्तों हमने पोएम का टाइटल देख लिया, उसकी स्पेलिंग्स भी देख ली, उसका सेंट्रल आइडिया भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ।